अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कोलैबोरेशन डायग्राम देखी थी, जो कि इंटरेक्शन डायग्राम की एक टाइप थी, जिसमें हमने सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम देखी। आज का लेक्चर हमारा डाटा फ्लो डायग्राम होगा पे होगा। मेन क्या चीजें हैं, जब से ये डायग्राम्स वाला एनालिसिस मॉडलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हम हर डायग्राम का देखते हैं कि कब बनाई जाती है, क्यों यूज होती है, और किस जगह पे बनाई जाती है। जब भी मैंने हमेशा बात की कि कोई भी डायग्राम आपने किसी मकसद के बगैर नहीं बनानी, जब तक वो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, आपकी जो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई इजाफा कर रही होती है, तो तब आप वो डायग्राम बना सकते हैं। अगर वो कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो आपने वो डायग्राम बनाने का कोई मकसद नहीं है। जहाँ पे हमने देखना है, अब हम हर टॉपिक में क्या करते हैं, जो भी डायग्राम होती है देखते हैं वो कब बनाई जाती है, किस जगह पे प्लेस की जाती है, क्यों बनाई जाती है, उसमें कौन सी नोटेशन, यूएमएल में कौन सी नोटेशन यूज होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस डायग्राम के, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आज के लेक्चर में भी हम वही करेंगे, डाटा फ्लो डायग्राम देखेंगे, कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है, और कौन सी नोटेशन यूज होती है, और कुछ एग्जांपल्स। व्हाट इज अ डाटा फ्लो डायग्राम? नोन एज, इसको कॉमनली कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, जहाँ आप आगे जाके यूज करेंगे, डीएफटी। डाटा फ्लो डायग्राम के लिए डीएफटी यूज होता है। डीएफटी कहाँ पे है आपकी डाटा फ्लो डायग्राम, कंप्लीटली नहीं बोला जाता। ए वे टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड मॉडल सिचुएशन को मॉडल करने का एक तरीका, लाइक अगर मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड सिचुएशन कोई भी सोचते हैं, एक आप हेयर सैलून पे जाते हैं, अपने हेयर कट लेना है। एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन को अगर मैंने मॉडल करना है, तो उसको डाटा फ्लो डायग्राम से दिखाया जा सकता है। एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, जैसे आपने कटिंग हेयर सैलून पे जाना है। हेयर सैलून, हम एक सर्कल बनाते हैं जिसमें हेयर सैलून लिख देते हैं, और उसमें कौन सी इनपुट्स आ रही हैं और कौन सी आउटपुट जा रही हैं, वो पहले स्टेप पे डिस्क्राइब कर देते हैं। अब हेयर सैलून में क्या होगा, लाइक उसके कोई कौन कौन उससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, एम्प्लॉयज होंगे, मींस जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, और क्या होगा, उसके अलावा क्या होगा हेयर सैलून में, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स होंगे, कोई प्रोडक्ट्स जैसे वो सेल करने के लिए आते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, सेलमैन होते हैं, जो भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल, अपनी ऑफर्स दे रहे होते हैं। सप्लायर्स हो सकते हैं, उस पे आते हैं। और कस्टमर्स जो कि हेयर कट करने के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी सर्विसेज लेने के लिए आते हैं, तो वहां इससे इंटरेक्ट करे कस्टमर्स, सप्लायर्स और वर्कर्स जो होते हैं। वर्कर्स हो सकता है किस टाइप का डाटा, अब हमने जो हेयर सैलून है एक बबल में लिख दिया, और इससे फ्रैक्शन में हमने लिख दिया कस्टमर और एम्प्लॉयर और सप्लायर्स। अब कस्टमर्स क्या होते हैं, कस्टमर जो होते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई सर्विस, उसमें क्या डाटा क्या आ रहा है सिस्टम में, रिक्वेस्ट कोई सर्विस, और सिस्टम से वापस किया जा सकता है, वो अपॉइंटमेंट आप दे सकते हो, या आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, वो हो सकता है लॉग इन कर रहे हो, जैसे आप हेयर सैलून पे आते हैं तो लॉग इन किस टाइम पे क्या है, अटेंडेंस जो है वो उनकी ऑटोमेटिकली हो रही है, तो वो लॉग इन का सिस्टम है। और अगर आपका हो सकता है कि सप्लायर्स जो कोई ऑफर्स लेके आते हैं, और आप उनकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते, वो करते हो कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या ये नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप का लोशन है जो आपको चाहिए, या इस तरह से कुछ चीजें आप उनसे परचेज कर लेते हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आप सोचते हो, उनको मॉडल करने के लिए यूज होती है डीएफटी। They are the interface between the real world activities and an understanding of how this can be converted into the computer system. कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैं ने अभी एग्जांपल ली हेयर सलून की, तो उसमें क्या था कि आपने एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, आपने उसको कंप्यूटराइज करना है, तो आप पहले उसके अंडरस्टैंड करते हो, उसको अंडरस्टैंड करके आप उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को मॉडल कर लेते हो, और देन आप वो उस यूजर के पास लेके जाके आप पूछ सकते हो। ये आपका एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये सिस्टम ऐसे वर्क करेगा, आप यूजर के साथ जाके कंफर्म भी कर सकते हो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक लाइक। व्हाई डू वी यूज डीएफटी? क्यों करते हैं? इट इज अ वे ऑफ टेकिंग द फिजिकल व्यू एंड कन्वर्टेड इट इनटू द लॉजिकल व्यू। फिजिकल व्यू हम लेते हैं और लॉजिकल व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। फिजिकल व्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल
all documents involved, जो भी उस डॉक्यूमेंट होंगी, लॉजिकल व्यू क्या होगा, डाटा दे कंटेन, their main purpose is to communicate with the user. The main purpose is communicate with the user the analyst understanding of the scope of the required system. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बता रहा है कि इनका मेन मकसद क्या होता है कि यूजर के साथ कम्युनिकेट करना कि एनालिस्ट का स्कोप के बारे में। जब ये कब बनेगी, इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि जब रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाएंगी तब देन उसके बाद आप टीएफटी बनाओगे। अब एक एनालिस्ट की सिस्टम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है वो इसे मॉडल कर देता है और देन यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है कि जब आपका सिस्टम बन जाएगा इट विल लुक लाइक दिस। जैसे यहाँ पे हो सकता है फिजिकल, जैसे आपकी रेपोजिटरी हेयर सैलून की हम एग्जांपल जो ले रहे थे, हम उसमें से कोई आपके पास चीजें आ रही हैं, जैसे आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं, आपकी पेमेंट्स होती हैं, जो कस्टमर आके पेमेंट करते हैं, कुछ सर्विसेज लेते हैं, वो रिकॉर्ड सेव होता है रजिस्टर में। तो वो रिकॉर्ड जो आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट वो फिजिकल उसका कुछ व्यू था, हम उस व्यू को लॉजिकल में कन्वर्ट करके और देन के डायग्राम बना देते हैं। वेयर डू दे फिट इन, अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडलिंग एनालिसिस फेज में बनाई जाती है। लाइफ साइकिल फेजेस में अगर हम देखें तो प्लानिंग होती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, कोडिंग होती है, इंप्लीमेंट टेस्टिंग होती है, एंड यहाँ पे एक और फेज होती है डिप्लॉयमेंट। तो एनालिसिस जो फेज है उसकी अगर हम बात करें, एनालिसिस में डिफरेंट चीजें होती है। एनालिसिस में ही एक जगह पे आप मॉडलिंग करते हो द करंट एंड रिक्वायर्ड सिस्टम। अच्छा, करंट एक सिस्टम होता है टू बी और एक होता है एज इज सिस्टम। अब एज इज सिस्टम क्या होता है, एज इज जैसे काम हो रहा हो, जैसे चल रहा है, जैसा कि हो रहा है, एज इज जैसे कोई काम हो रहा हो, पहले आप अंडरस्टैंड करते हो। जब आप किसी भी सिस्टम को मॉडल करने लगे हो, कंप्यूटराइज करने लगे हो, तो पहले आप एज इज प्रोसेस को समझते हो कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। तो वो एज इज सिस्टम जो है उसको जो करंट हो रहा होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा है मॉडलिंग द करंट एंड रिक्वायर्ड सिस्टम। करंट जो है वो एज इज है, जैसे काम हो रहा है, और रिक्वायर्ड टू बी जैसे आप करना चाह रहे हो, टू बी जो होना चाहिए, तो आप इनको मॉडल कर लेते हो। ये जो डीएफटी बनाते हैं वो इस फेज पे बनाई जा रही होती है जब पे आप अपने करंट और रिक्वायर्ड सिस्टम को मॉडल कर। Data flow diagrams describe the flow of data or information into and out of system. What does the system do to the data? अब आपके सिस्टम में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सिस्टम उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करता है और कुछ आउटपुट जनरेट होती है। सिस्टम जैसे अगर हम हेयर सलून की ही एग्जांपल को लेते हैं तो उसमें आपके पास वर्कर्स जो थे उनका लॉगिन का डाटा आ रहा था, कस्टमर्स जो है सर्विसेज रिक्वेस्ट कर रहे थे, कस्टमर की पेमेंट आ रही थी, कस्टमर को सर्विसेज दी जा रही थी, और सप्लायर्स जो थे वो डिफरेंट ऑफर्स आपको दे रहे थे, आप उनकी प्रोडक्ट्स दे रहे थे, आप उनकी प्रोडक्ट परचेज करके उनको पेमेंट कर रहे थे। तो ये सब डाटा आपके सिस्टम में आ रहा था और आपसे आउटपुट जा रही थी। ये सारी चीजें डीएफटी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम शो करती है फ्लो ऑफ डाटा। DFT is the graphical representation of the flow of data or information through the system. Decomposition, divide and subdivide into manageable size problems. Abstraction, concentrate on the important issue and ignore the irrelevant. डिकम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन में आप देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन क्या होती है, आप डिवाइड करते जाते हो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, हम डीएफटी में डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, और सबसे पहले एक हमारा इनिशियल लेवल जो होता है हम उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल जो होता है, उसमें हम पूरे सिस्टम को एक बबल बनाते हैं, देन उसे डिकम्पोज करते जाते हैं। एक बबल को एट ए टाइम हम उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जब हमने कोडिंग करनी हो हम कम्प्लीटली नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उसको एनालिसिस फेज में हम उसे डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते जाते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड करते जाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम जो हो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट इशू, आपने इररिलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना होता है आप कंसंट्रेट करते हुए इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। मेन एलिमेंट्स क्या हैं किसी भी डाटा फ्लो डायग्राम के, एक्सटर्नल एंटिटी होती है, एक्सटर्नल एंटिटी जो कि आपने आपके सिस्टम से बाहर से इंटरेक्ट कर रही होगी। जैसे कि हम हेयर सलून की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं हेयर सलून की बात करूं तो उसमें एक्सटर्नल
जो एक्सटर्नल कनेक्ट हो रहे थे सिस्टम से, वो कौन कौन थे? वर्कर्स थे या हेयर ड्रेसर जो उसमें काम कर रहे होते हैं वो होंगे, और कौन था? कस्टमर्स थे जो सर्विसेज लेने के लिए आ रहे थे, और सप्लायर्स थे जो प्रोडक्ट लेके आ रहे थे। तो ये एक्सटर्नल एंटिटी थी। people or organization that send data into the system or receive the data from the system। अब वो उस एग्जांपल में कस्टमर, सप्लायर्स, वर्कर्स जो थे वो सब जहाँ तो इन्फॉर्मेशन इसको कोई दे रहे थे, कोई डाटा दे रहे थे या उससे ले रहे थे। प्रोसेस क्या होता है? मॉडल व्हाट हैपेंस टू द डाटा दैट इज ट्रांसफॉर्म इनकमिंग डाटा इनटू आउटगोइंग, जो कि प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि इनकमिंग डाटा को आउटगोइंग डाटा में कुछ इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट जनरेट हो जाती है, और जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो एक प्रोसेस में शो करते हैं। यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट लेवल में, इनिशियल लेवल पे मैंने बात की कि हम उसको एक बबल, जस्ट एक बबल बनाते हैं और उस बबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन हम इन प्रोसेसेस को डिकम्पोज करते जाते हैं अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, जब तक हम उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते। डाटा स्टोर क्या होता है? रिप्रेजेंट्स परमानेंट डाटा दैट इज यूज्ड बाय द सिस्टम। अच्छा, अब इसमें डाटा स्टोर्स होते हैं जिसमें आपका डाटा सेव किया जाता है। जैसे अगर एम्प्लॉयज का डाटा है, लॉग इन जो कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका डाटा कहीं पे सेव हो रहा है। बाद में हो सकता है कि आज कितने लोग आए हैं, या मंथली आप अटेंडेंस की रिपोर्ट जनरेट कर लेते हो, उनकी पेमेंट की बेस पे होती है, इस तरह की चीजें जनरेट करनी, आपका डाटा कहीं पे सेव हो रहा होता है, वो डाटा स्टोर होते हैं। आगे हम देखेंगे इन सबके लिए कौन कौन सी नोटेशन यूज होती है डिफरेंट, वो भी देखते हैं। लेकिन आपका ये डाटा स्टोर भी शो हो सकता है। और इसके अलावा फोर्थ एलिमेंट है डाटा फ्लो। मॉडल द एक्चुअल फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द अदर एलिमेंट्स, जो कि फ्लो को शो कर रहे होते हैं, जो हम एरो लगा रहे होते हैं डिफरेंट। क्या चार चीजें होती हैं? एक्सटर्नल एंटिटी होती है एक, जो कि सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस होते हैं जो कि सिस्टम में प्रोसेसिंग हो रही है, जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। डाटा स्टोर होता है जिसमें हम डाटा सेव कर रहे हैं। और डाटा फ्लो जो कि एरो के थ्रू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा होता है। outside entity is anything outside the system that is of interest to the system, can be a person, company or another। कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रही होती है उसे आउटसाइड एंटिटी कहा जाता है। और जैसे कि वर्कर्स, कस्टमर, सप्लायर्स थे लास्ट एग्जांपल में, इनको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। outside customer outside entity shows the name and a lowercase alpha character is used to uniquely identify it. If an outside entry is repeated for the purpose of neat layout, a line is added across the top। अच्छा, यहाँ पे देखें आउटसाइड एंटिटी को हम सर्कल के से शो कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी होती है। जैसे आपका UML2 जो होगा 2.0 जो होगा वो डिफरेंट नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पहले आप डिस्क्राइब कर लेते हो कि हम एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। हो सकता है कि आप किसी और जगह पे देखें तो उसमें एक्सटर्नल एंटिटी को वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आगे जाके हम देखेंगे हमारी वो थी सेफ होम की एग्जांपल जो है प्रेसमैन की बुक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली, उसमें वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे आपने एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, और इसमें बताया है कि एक्सटर्नल एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी जो होती है अगर वो रिपीट हो रही हो तो हम उसे इससे शो कर लेते हैं ताकि डायग्राम में बार बार डाटा फ्लो जो होता है उसके लिए आपका एक एरो लगाया जाता है। यूं डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब फर्स्ट सबसे पहले जो होता है इनिशियल, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हम एक बबल बनाते हैं। जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले लेक्चर में भी इसकी इनिशियल क्या हुआ है, स्टार्टिंग में एक बबल बनाते हैं और कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ आउटपुट जनरेट होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ओवरव्यू कंटेन्स ओनली वन प्रोसेस। इसमें वन प्रोसेस होता है जिसको हम एक बबल बनाकर शो कर देते हैं, और इसमें मेनली इनपुट्स और आउटपुट आइडेंटिफाई की जाती हैं। देन उसके बाद लेवल 1 आता है। लेवल 1 यूटिलाइज ऑल 4 एलिमेंट्स। इसमें सब चारों एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि 4 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? हमारी एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर एंड डाटा फ्लो, ये चारों चीजें इसमें शो हो रही होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डाटा फ्लो डायग्राम की, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा लेवल की डायग्राम जो है वो सारी चारों एलिमेंट्स को शो करती
होती है तो वो लेवल 1 होती है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम तो सारों को शो नहीं कर रही होती, वो प्रोसेस को एक बबल के तौर पे शो करती है, और जब हम आगे लेवल में जाते हैं लेवल 2 लेवल 3 में तो वो प्रोसेस 1 बाय 1 एक प्रोसेस को लेके उनकी डिटेल्स शो कर रही होती है, सबको एट ए टाइम नहीं शो कर रही होती। तो जो एक जो कम्प्लीटली ऑल एलिमेंट को शो करती है वो लेवल 1 पे होती है। लेवल 2 में ब्रेकडाउन ऑफ लेवल 1 प्रोसेस, लेवल 3 में ब्रेकडाउन ऑफ लेवल 2 प्रोसेस। देयर इज नो रूल एज टू हाउ मेनी लेवल ऑफ डीएफटी दैट कैन बी यूज्ड। अच्छा, कोई रूल नहीं है कि हम डीएफटी में किस लेवल तक जाएंगे। ये कैसे होता है कि हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जब तक हमारा प्रोसेस कोई कम्प्लेक्स रहता है तो हम उसे डिकम्पोज करते जाते हैं। अगर अच्छा, वैसे कॉमन एक वो है कि जब तक उसकी इनपुट और आउटपुट आपने ला के उस प्रोसेस में अगर 8 इनपुट 8 या 8 से ज्यादा आ रही हो तो आपने उसे डिकम्पोज करना है। जरूरी है कि वो कम्प्लेक्स ही होगा जिसमें इतनी ज्यादा इनपुट और आउटपुट है हमारे। लेकिन काफी दफा हमारे पास 8 नहीं भी होती, 8 से कम होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसे डिकम्पोज करते हैं जब तक हमें प्रोसेस अंडरस्टैंडेबल नहीं हो जाता कंप्लीटली, उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, हम उसे डिकम्पोज करते जाते हैं। रूल्स हैं कुछ। सीक्वेंस नॉट इम्पोर्टेंट, गेटिंग द प्रोसेस करेक्ट। प्रोसेस को करेक्ट, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, गेटिंग द प्रोसेस करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट और लेवल 0, लेवल 0 जो होता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट डीएफटी भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कह सकते हैं, या लेवल 0 भी कह सकते हैं। आइडेंटिफाई द सिस्टम और बाउंड्री और एक्सटर्नल लिंक्स। हम क्या करते हैं, इसमें एक बबल बनाते हैं, जो भी आपका सिस्टम होगा आप उसमें लिख देंगे और इसके इनपुट्स आउटपुट आइडेंटिफाई कर देंगे। लेवल 1 में क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ फंक्शन। अब जो एक बबल आपने बनाया था आप उसे में ओवरऑल कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे आप यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं, कौन से आपके डाटा स्टोर यूज होंगे ये आप इसमें बता देते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 में क्या होता है, ब्रेकडाउन टू अंडरस्टैंड। लेवल 2 में आप डिकम्पोज करते हो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को। हार्ड टू नाउ वेयर टू स्टॉप। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन आपने किस लेवल तक करते जाना है, ये हार्ड टू नाउ मुश्किल है। एक रूल ऑफ थंब है, इफ देयर आर मोर देन 8 डाटा फ्लोज ब्रेक इट। अब यहाँ पे आप एक प्रोसेस को अगर उसमें मोर देन 8 डाटा फ्लोज हों, जैसे कि जो इनपुट, डाटा फ्लो का क्या मतलब है, जो इनपुट और आउटपुट लिंक्स उसमें इनपुट्स आ रही हैं और आउटपुट जा रही हैं वो कंबाइनली मोर देन 8 हो तो आप उसको ब्रेक कर दें, उस प्रोसेस को डिकम्पोज कर लें। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे उससे कम भी होते हैं लिंक्स, जो इंटर इनपुट्स आउटपुट कंबाइनली उससे कम भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम डिकम्पोज करते हैं। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मेजर प्रोसेसेस, हम प्रोसेस को डिकम्पोज करते हैं और मेजर प्रोसेसेस में डिकम्पोज करते जाते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डीएफटी कैसे बनाई जाती है, ड्रा डॉक्यूमेंट फ्लो डायग्राम ऑफ द करंट सिचुएशन, draw a system boundary around the agencies that are part of the system, draw a context diagram। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम की सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम का मेन जो होता है, आप एक बबल बनाते हो, उसके अंदर उस सिस्टम का नाम लिख देते हो और आइडेंटिफाई कर लेते हो इसमें कौन सी इनपुट्स होंगी कौन सी आउटपुट होंगी। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन गई है। आइडेंटिफाई प्रोसेस इन द सिस्टम, अब उस बबल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होंगे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कंप्लीट द लेवल 1 करंट फिजिकल डीएफटी। अब कुछ नोटेशन देख लेते हैं। उसमें डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाया जाता है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला बॉक्स यूज होता है, ये वाला बॉक्स भी यूज होता है जिसमें हम प्रोसेस बॉक्स लिख देते हैं। लेकिन हम प्रेसमैन की बुक में भी देखेंगे और मोस्टली आगे जो एग्जांपल हम यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल में ये यूज हो रहा होता है, कुछ एग्जांपल में आपका बबल यूज होता है। हम मोस्टली बबल को यूज करेंगे। एक सर्कल यूज हो रहा होता है जिसको हम बबल कहते हैं, सर्कल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
याद एक्सटर्नल एंट्री को हम एक स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओवल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा स्टोर को हम डाटा स्टोर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डी लिख देंगे और यहाँ पे डाटा स्टोर का नाम होगा कोई भी। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री का डाटा है तो उसे इन्वेंट्री लिख देंगे, कस्टमर्स का डाटा है तो कस्टमर इंफॉर्मेशन लिख देंगे, कुछ भी कोई डाटा जो होगा उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पे डी शो कर देंगे। यहाँ इसको ये इस तरह से डिजाइन में दो लाइंस, अगर आपके एक सिंपल लाइन और एक लाइन, दो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये डाटा स्टोर है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट, लेवल 0 पे जो डीएफटी होती है उसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। मॉडल सिस्टम एज ए वन प्रोसेस बॉक्स, एक प्रोसेस बॉक्स के तौर पे रिप्रेजेंट करती है व्हिच रिप्रेजेंट द स्कोप ऑफ द सिस्टम, आइडेंटिफाइज द एक्सटर्नल एंटिटी, रिलेटेड इनपुट्स एंड आउटपुट, एडिशनल नोटेशन सिस्टम बॉक्स। अच्छा, हमारे हम इसको क्या करते हैं, लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होती है उस पे सिस्टम को एक बबल बना दिया जाता है और उसमें से जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करके ऐड कर दी जाती हैं। यहाँ पे देखें एक्सटर्नल एंटिटी जो है उसको ओवल में रिप्रेजेंट किया गया और सिस्टम को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है। डाटा जो इसमें आ रहा है और इधर से जा रहा है वो शो होगा। लेवल 1 में क्या होता है, ओवरव्यू डायग्राम इसे कहते हैं, गिव्स ओवरव्यू ऑफ फुल सिस्टम। कौन सी डायग्राम, कौन सा लेवल की डायग्राम आपको पूरे सिस्टम का ओवरव्यू देती है या सारे एलिमेंट्स बताती है, वो लेवल 1 की डायग्राम होती है। आइडेंटिफाइज मेजर प्रोसेसेस एंड डाटा फ्लोज बिटवीन देम। लेवल 1 पे हम जो लेवल 0 पे एक बबल बनाया हुआ था, हम उसको डिकम्पोज करके मेजर प्रोसेसेस में डिकम्पोज कर देते हैं। आइडेंटिफाइज डाटा स्टोर दैट आर यूज्ड बाय द मेजर प्रोसेस, इन मेजर प्रोसेस में जो डिकम्पोज किए हैं वो किस डाटा स्टोर को यूज करेंगे वो भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। बाउंड्री ऑफ लेवल 1 इज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। अब लेवल 1 की जो बाउंड्री होती है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में जो सारी चीजें शो होती हैं हम एज इट इज जाती हैं, हम उसमें जो एक बबल था उस बबल को डिकम्पोज करके मल्टीपल बबल्स बना देते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस बना देते हैं और वो प्रोसेसेस अगर कोई डाटा स्टोर यूज कर रहे होते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए तो हम वो भी ड्रा कर देते हैं उसमें। लेवल 2 जो होती है उसको डिटेल डायग्राम कहते हैं। लेवल 1 प्रोसेस इज एक्सपेंडेड। अब लेवल 1 में हो सकता है कि कुछ प्रोसेस जो वो एज इट इज ही अंडरस्टैंडेबल हो, उनको और डिटेल ऐड करने की जरूरत ना हो, या कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत कम्प्लेक्स हो सकता है, कोई भी प्रोसेस कम्प्लेक्स ना हो, आप आगे जाते ही नहीं लेवल 0 लेवल 1 बना देते हैं। अगर आपका डाटा लेवल 1 पे कोई प्रोसेस ऐसा है जिसको और डिकम्पोज करने की जरूरत है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तक वो कम्प्लेक्स है, तो हम लेवल 2 पे जाते हैं। Level 1 process is expanded into more detail. Each process in level 1 is decomposed to show its constituent process boundary, और level 2 is the level 1 process. अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लेवल कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास एक बबल था, कॉन्टेक्ट लेवल 1 पे आके मैंने 4 बबल बना दिए। अब 4 बबल में से 2 जो थे वो सिंपल है, उनको मैंने नहीं बना करना, 2 जो कम्प्लेक्स है उनको मैंने लेवल 2 पे लेके जाना है। अब मैं 1 बाय 1 वन बबल एट ए टाइम आप लेके जा सकती हैं। मैं अब लेवल 2 डायग्राम जो है 2 दफा बनाऊंगी, एक दफा मैं प्रोसेस 1 के लिए लेवल 2 डायग्राम बनाऊंगी, लेवल 2 डीएफटी प्रोसेस 2 के लिए भी बनाया जाएगी। देन अगर आप 2 प्रोसेस को और डिकम्पोज करना चाहते हो तो देन उसको लेवल 3 में डिकम्पोज कर दिया जाएगा। डुप्लीकेट्स मार्क्ड बाय डायगोनल लाइन इन कॉर्नर सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, और भी नोटेशंस आपके लिए यूज की जा सकती हैं इनके लिए। रूल्स ऑफ डीएफटी, नंबरिंग, लेबलिंग, बैलेंसिंग। इसके कौन कौन रूल्स हैं, कुछ नंबरिंग के लिए, लेबलिंग के लिए और बैलेंसिंग के लिए। नंबरिंग का क्या रूल है, ऑन लेवल 1 प्रोसेसेस आर नंबर एज 1 2 3 4। अच्छा, जैसे कॉन्टेक्स्ट में क्या था, एक बबल था। अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से आगे आके अगर मैंने उस बबल को 3 में डिवाइड कर दिया तो उसको कैसे नंबर किया जाएगा, 1 2 और 3 बबल। अब 1 2 और 3 में मैंने डिवाइड किया तो मैंने डिकम्पोज करना है लेवल 2 में। अब इन तीनों में से 1 और 3 जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, इजी है। मुझे 2 वाला जो प्रोसेस है वो मेरा कम्प्लेक्स है, मुझे इसे डिकम्पोज करने की जरूरत है, तो लेवल 2 में सिर्फ 2 वाले प्रोसेस के लिए बनाऊंगी। तो इसमें नंबर कैसे दिया जाएगा, अगर लेवल 2 वाला जो प्रोसेस है उसको मैंने डिकम्पोज करके 4 और प्रोसेस इसके अंदर बनाए हैं, तो उनको 2.1 2.2 2.3 एंड 2.4 दिया जाएगा नंबर। Number is used to uniquely identify process, not to represent any order of processing. Number किसी भी order को represent नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। डाटा स्टोर नंबर, डाटा स्टोर अगर मल्टीपल यूज हो रहे हैं तो उनको भी D1 D2 D3 किया जा सकता है।
लेबलिंग के लिए क्या रूल है, प्रोसेस लेबल जो होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोसेस डज, प्रोसेस क्या करता है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है। डाटा फ्लो लेबल क्या होता है, नाउन होता है मोस्टली, representing the data flow in through it, for example customer payment। data store label जो होता है वो describe the type of data store, for example customer information, इन्वेंटरी जो भी डाटा स्टोर होगा वो आप शो कर दोगे उधर, उसका नेम रख देते हो। मेक्स लेबल्स एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल, ताकि वो आपके अंडरस्टैंडेबल हो। बैलेंसिंग एंड डाटा स्टोर, बैलेंसिंग का रूल क्या है, any data flows entering or leaving a parent level must be equivalent to those on the child level। यहाँ पे अगर मेरी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है उसमें एक बबल था और 2 इनपुट्स थी 3 आउटपुट्स थी। अब जब मैं लेवल 1 में जाऊंगी, मैंने एक बबल को 4 प्रोसेसेस में अगर डिकम्पोज कर दिया है, लेकिन मेरे जो उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स होंगी वो सेम रहेंगी। अब मैं लेवल 2 में अगर लेके जाती हूँ सेकंड वाले प्रोसेस को, तो सेकंड प्रोसेस में जितनी इनपुट्स थी आउटपुट्स थी वो सेम रहेंगी। इसको कहा जाता है बैलेंसिंग। Data stores that are local to the process need not to be included until the process is expanded। अगर जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी उसमें एक बबल बनाया, देन उस बबल को डिकम्पोज करके मैंने 4 डिफरेंट लेवल 1 पे 4 प्रोसेसेस बना दिए। अब 4 प्रोसेस में जो प्रोसेस 1 था वो एक डाटा स्टोर को यूज कर रहा है, बाकी तीनों नहीं यूज कर रहे, तो मुझे इस डाटा स्टोर को शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही शो कर रहा है, बाकी को यूज नहीं कर रहे। बैलेंसिंग process at low level should have identical data flows if they flow out of the process। ठीक है। modeling data stores, only use data store used within the process on the diagram। जो मल्टीपल प्रोसेसेस यूज कर रहे हो तो आप उसको शो करते हैं, नहीं तो अगर एक प्रोसेस यूज कर रहा है तो आप उसके नहीं शो करते लोकल को। नंबरिंग के लिए आपको पता चल गया 1.1 1.1 होती है 1 लेवल से। अब 1 प्रोसेस को मैं डिकम्पोज करूंगी तो 1.1 1.2 1.3 बनेगा, और उसमें से 1.1 को अगर मैं डिकम्पोज करूंगी लेवल 2 में तो 1.1.1 बनेगा। लेबल्स should carry as meaningful as possible। डाटा फ्लो क्या होता है, allows to combine several data flows from lower level diagram at a higher level under the data flow to reduce the clutter। flows should be labeled except when data to or from a data store consist of all items in the data store। अच्छा देखिए फ्लोज जो होते हैं वो हमेशा लेबल होते हैं, जो एरो होगा उसके ऊपर कोई लेबल शो हुआ होगा कि कौन सा डाटा जा रहा है। जैसे एम्प्लॉयज से लॉगिन का डाटा जा रहा है, सप्लायर से ऑफर्स का डाटा जा रहा है, या सप्लायर्स को प्रोडक्ट्स नीडेड का डाटा जा रहा है, कस्टमर्स को कस्टमर रिक्वेस्टेड डाटा जो है वो रिक्वेस्ट सर्विस टू द हेयर सलून करता है, या फिर कस्टमर जो है उसको अपॉइंटमेंट का डाटा जा रहा है। तो इस तरह का डाटा के जो लेबल होंगे वो हमेशा जो लेबल दिए होंगे उन एरोज पे। लेकिन जब आपका डाटा स्टोर्स पे कोई डाटा जा रहा है या वहां से डाटा आ रहा है तो उस केस में हम लेबल नहीं करते से बचने के लिए, बोलता था। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम बार बार लेके चल रहे हैं क्योंकि ये हमारी प्रेस फन की बुक में ये एग्जाम्पल ही वो लेके जा रहा है सारी, ताकि मैं ये एग्जाम्पल हर उसमें कुछ एडिशनल एग्जाम्पल भी करवा देती हूँ, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाती रहती हूँ ताकि आप वहां से जब पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से भी आपको चीजें समझ आ जाए। यहाँ पे हमने बार इसको देखा है ऑपरेशन, जब हम क्लास डायग्राम की बात की, सीक्वेंस डायग्राम की और कोलैबोरेशन डायग्राम की, हम ऑब्जेक्ट्स जब क्लासेस निकालते हैं, ग्रामेटिकल पार्सिंग करते हैं, नाउन निकालते हैं, वर्ड्स निकालते हैं, तो वो हम इसको लेके चल रहे थे। अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करते हैं, फाइंड द पीपल हु सेंड डाटा इनटू द कॉन्टेक्स्ट, हमारा सबसे इनिशियल लेवल है। हम जो लोग आपको डाटा आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको फाइंड आउट करने की। often data is part of the physical transaction। When handling a bar of the chocolate to a shopkeeper, you are handling him or her a barcode। Find the people who get data out of the system। The only data you need is data that is transformed or sent completely out of the system, not data that is handled by an operator within the system। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पढ़ें द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure the security system। अच्छा, सबसे पहले हम एक बबल बनाएंगे जिसमें सेफ होम सिस्टम लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में। उसके बाद इसको रीड करें, द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure। ये देखें यहाँ से होम
होमओनर एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर रही होगी सेफ होम सिस्टम के साथ। यहाँ से आप देखेंगे मॉनिटर्स आर द सेंसर, सेंसर्स आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे जो कि एक्सटर्नल एंटिटी होगी। इंटरेक्ट्स विद द होमओनर थ्रू द इंटरनेट पीसी और कंट्रोल पैनल। आपका एक कंट्रोल पैनल होगा जो कि डिस्प्ले आपका उसमें करवाया जा रहा है। तो ये होमओनर हो सकता है कंट्रोल पैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो सिस्टम के साथ। तो होमओनर आपकी एक्सटर्नल एंट्री एक कंट्रोल पैनल हो सकता है जिसपे डिस्प्ले दिखाया जा रहा हो। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द होमओनर द सेफ होम PC is used to program configure the system. Each sensor is assigned to a number and type. A master password is programmed and telephone numbers. टेलीफोन एक हो सकता है एक्सटर्नल टू सिस्टम। तो यहाँ से आप एक्सटर्नल एंटिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो और आपकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन जाती है। ये देखें यहाँ पे हमने वही सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाई है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में किया है, सबसे पहले सेफ होम सॉफ्टवेयर जो है वो एक बबल में आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम सर्कल में शो कर रहे हैं और इसको रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने जो प्रोसेसेस हैं वो सर्कल में शो करते हैं। आपकी प्रेसमैन की बुक में सारी बुक में ये नोटेशन फॉलो होगी कि वो प्रोसेसेस को सर्कल में शो करेगा और एक्सटर्नल एंटिटीज को रेक्टेंगल में शो स्क्वायर में शो कर रहे होगा। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, एक एक्सटर्नल एंट्री सेंसर है, टेलीफोन लाइन है, अलार्म है, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले है। यहाँ पे इसने इसको हम एक भी बना सकते हैं इन दोनों को मिला के, यहाँ से डाटा आ रहा है और यहाँ से इसकी तरफ वापस भी जा रहा हो, बनाया जा सकता है। अच्छा, ये आपकी एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हो गई। यहाँ पे देखें आपके जो फ्लोज हैं वो लेबल्ड हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। सेंसर से सेंसर का स्टेटस आता है, टेलीफोन लाइन को जाती है नंबर, अलार्म किस टाइप का होगा और कंट्रोल पैनल पे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जाती है और कंट्रोल पैनल से कोई वो यूजर कमांड दे रहा है। अब यहाँ से आप ऑपरेशंस आइडेंटिफाई कर लेते हो। ऑपरेशंस क्या होंगे, जो डिस्क्रिप्शन में से जितने भी वर्ब्स होंगे जो कि इस स्लाइड में अंडरलाइन कर दिए गए हैं वहां से आप ऑपरेशन फाइंड आउट कर लेते हो। अब आपने क्या करना है, वहां से आप इस डायग्राम में क्या करोगे, ये जो हमारा बबल है ये एक सर्कल जो है इसको डिकम्पोज करना है। मेनली कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होंगे वो हम इन इनपुट्स और की बेस पे, आउटपुट्स की बेस पे और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें से वर्ब्स आइडेंटिफाई करके कर लेते हैं कि क्या क्या काम होगा। अब ये हमारा जो जो इतना सिस्टम है यहाँ से लेके हमारा ये जो सारा सिस्टम है ये शो कर रहा है। अगर हम इसको कंबाइन नहीं कर दें तो ये एक कॉन्टेक्ट, ये चीज, ये सेंसर, सेंसर स्टेटस, कंट्रोल पैनल, अलार्म, टेलीफोन और ये वाली चीजें हमारे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में थी। ये हमने जो दरमियान में एक बबल था उसको डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज करके यूजर कमांड से हमें पता चल गया कि कोई इंटरेक्ट विद यूजर का प्रोसेस होगा, यूजर से इंटरेक्ट करने। अब उसमें हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है वो पासवर्ड को हैंडल कर रहा होता है, एक एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन के लिए और एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए हो रहा है। ये इन सब से डाटा जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का डाटा जाके सेव हो जाता है आपके डाटा स्टोर में। ये देखें मैंने आपसे कहा था ये डबल लाइन डाटा स्टोर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपकी डबल लाइन लगा के डाटा स्टोर, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे डाटा सेव हो रहा है, डाटाबेस है आपकी। यहाँ पे ये सारा डाटा डिस्प्ले पे भी जा रहा है और सेंसर से मॉनिटर सेंसर एक प्रोसेस है जो कि डिस्प्ले पे डाटा भेज रहा है और इसके अलावा अलार्म और टेलीफोन लाइन जनरेट होती है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन से हो सकता है कि टेलीफोन नंबर आ रहा हो कि जो सेंसर अगर फायर का सेंसर हुआ है या वो कोई सेंसर हुआ है तो उसपे इंक्लूजन हो रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग नंबर जनरेट करता है और वो नंबर यहाँ से पिक कर लेता है, ऑलरेडी सेव होंगे डाटाबेस में और उस पे कॉल कर देता है। तो ये आपने डिकम्पोज कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी हमने उसको डिकम्पोज कर दिया 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसेस में। ये हमारे 6 मेनली प्रोसेसेस हो गए। अब यहाँ में से इंटरेक्ट विद सिस्टम, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड की प्रोसेसिंग सही है या गलत है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट सिस्टम भी हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आप कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर दोगे, जैसे सेंसर्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे के बाद ऑन हो जाना चाहिए आपका
ये वाला सॉफ्टवेयर, या फिर आप इसको ऑफ करना चाहते हो, या कोई भी सेटिंग आप नंबर चेंज करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें। तो ये इसमें भी कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। और डिस्प्ले मैसेज जस्ट डिस्प्ले कर रहा है, इसको भी डिटेल कम्प्लेक्स नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। जो मॉनिटर सेंसर प्रोसेस है, इसको हमें डिकम्पोज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 प्रोसेस है। अब 6 प्रोसेस को हम आगे डिकम्पोज करेंगे, जिसको हम, ये हमारी लेवल 1 थी, अब हम लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 पे हम लेवल 2 पे हम मॉनिटर सेंसर के लिए जस्ट बना रहे हैं, जो कि हमारा 6 नंबर का पास था। अब यहाँ पे इसमें कितनी इनपुट्स आ रही हैं? 2 इनपुट्स हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन और सेंसर स्टेटस आ रहा है सेंसर से, और 3 आउटपुट्स हैं। सेंसर इंफॉर्मेशन जा रही है डिस्प्ले को, और अलार्म और टेलीफोन लाइन को। अब ये हमारे पास इन 2 इनपुट्स 3 आउटपुट्स और ये चीजों को बेस पे हम इसको डिकम्पोज करेंगे कि इस मॉनिटर सेंसर के अंदर कौन कौन से और प्रोसेस हो सकते हैं। लेवल 2 में हम जाके ये करेंगे। अब यहाँ पे देखें, वो सेम वही प्रोसेस में से हमने क्या उठाया, मॉनिटर सेंसर प्रोसेस की ये बाउंड्री है, उसमें सेंसर से इनपुट आ रही थी, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन का जो डाटा स्टोर था वहां से आ रही थी इनपुट, और अलार्म और टेलीफोन लाइन और डिस्प्ले मैसेज को जा रही थी इनपुट से इन तीनों को। यहाँ पे ये क्या करता है, जो सेंसर से रीड सेंसर का एक प्रोसेस होता है, जो कि रीड करता है सेंसर की आईडी और टाइप देता है, एक्सेस अगेंस्ट सेटअप। वो यहाँ से ये वाला प्रोसेस जो होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन से इस सेंसर के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सेस करता है, और फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले, एक तो वो डिस्प्ले को इन्फॉर्मेशन शो करवा देता है, और दूसरा अगर वो टेलीफोन करना होता है तो वो टेलीफोन भी कर देता है, और कोई अलार्म भी जनरेट कर देता है। जनरेट अलार्म सिग्नल को डायल फोन प्रोसेस को भेज देता है, ये प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर देते हैं। ये हमने डिकम्पोज कर लिया लेवल 2 में। यहाँ तक ही आज के लेक्चर के लिए।